रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्रैक्शन, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अभी रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट और ये क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मीडियम चेंज होने के कारण, मीडियम चेंज होने के कारण लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, जिसे सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं बेंड हो गई। बट एक्चुअली बेंडिंग कोई और फिनोमेना है, बाद में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, बेंडिंग इज समथिंग एल्स। तो रिफ्रैक्शन को भी हम बेंडिंग के साथ ही एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती है मतलब उसका पाथ चेंज हो जाता है फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। जैसे अगर देखो बेसिकली क्या है, डिफरेंट मीडियम की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट है। जैसे अगर एयर से वाटर में या ग्लास में लाइट आएगी, सपोज हम लाइट को रिप्रेजेंट करें, ये इंसिडेंट रे है, तो दूसरे मीडियम में जैसे अगर एयर से वाटर में आई तो वाटर में लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। सो लाइट की स्पीड जब कम हो जाएगी तो इसका मतलब है उतना ही डिस्टेंस जितना उसने एयर में ट्रेवल किया, उतने टाइम में अब वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, मतलब अगर इसको डायग्राम से समझना है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एंड हियर वी ड्रॉ ए नॉर्मल। ओरिजिनल पाथ लाइट का ऐसा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, बट रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये पाथ अपने, ये जो रे है ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। नाउ इट विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस। देखो अगर ऐसे आना था, ऐसे जाएगी तो ये तो ज्यादा डिस्टेंस हो गया ट्रेवल, इट विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस। सो लेसर डिस्टेंस ट्रेवल करना है क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो गई है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से जो लाइट की ये रे है, ये ओरिजिनल पाथ में ड्रॉ कर लेता हूं ना। दूसरा मीडियम हमारा जो है उसमें लाइट की स्पीड अगर कम हो गई तो इट विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस, सो इट इज लाइक दिस। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर यही रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाए, अगेन हम यहाँ, तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, सो नाउ इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, सो विच वी कॉल एज अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे का जो पाथ है इनके बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे ही यहां देखो, ओरिजिनली जो लाइट का पाथ है वो ऐसा है, ये है इंसिडेंट रे, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे चली जाती बट ऐसे गई तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये है आर, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। बेटा इस सिचुएशन में जब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम बोलते हैं,
इस सिचुएशन में एंगल आई इज नेवर इक्वल टू एंगल आर, आई और आर बराबर नहीं है। यहां अगर आप देखो लाइट का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो ऐसा है, ये आई, ये आर प्लस डेल्टा। तो अगर यहां देखेंगे ना, we'll say I equals to R plus delta, which means delta equals to I minus R। और अगर हम यहां देखेंगे यही चीज, देखना ध्यान से देखो ज्योमेट्रिकली, ये बात ऐसे वापस कर लो इधर, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, तो यहां बोलेंगे I प्लस डेल्टा इज R। सो R is equal to I plus delta, so delta equals to R minus I। कोई एक जनरल फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह एप्लीकेबल हो। here delta is I minus R and here it is R minus I। ठीक है, बेसिकली I माइनस R है या R माइनस I है, वो सिंपली इस चीज पे डिपेंड करता है कि I बड़ा है कि R बड़ा है। अगर लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, लाइट की स्पीड कम हो गई, तो वो लाइट की जो रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, एंगल छोटा हो जाएगा पहले से। अब यहाँ पर I बड़ा है, R छोटा है, तो इसलिए डेल्टा इज I माइनस R। और जब ऐसे लाइट गई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले गई, तो एंगल बढ़ गया, तो अभी डेल्टा कितना है, R माइनस I। सो इधर इट इज I माइनस R और R माइनस I, बोलेंगे इसको एंगल ऑफ डेविएशन ही, एंगल ऑफ डेविएशन ही बोलेंगे इसको दोनों केसेस में। ठीक है, सिंपली आप एक वर्ड से याद रखना रिफ्रैक्शन को, समटाइम्स वी फॉरगेट, जल्दी जल्दी में जब मल्टीपल मीडियम आ जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भूल जाते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड ड्रॉ, which says denser to rarer away from the normal। जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। सो रिमेंबर दिस वर्ड ड्रॉ। ठीक है, तो रेयर टू डेंसर होगा तो ऑटोमेटिकली उल्टा है, एक याद रखेंगे ना, दूसरा उसी का रिवर्स है। मतलब जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड रेयर टू डेंसर होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे बोलेंगे, इट इज कॉल्ड बेंडिंग। ऐसे आना था, ऐसे हो गई, दिस गोज लाइक दिस। यहां बेटा हम एक टर्म डिफाइन करते हैं कॉल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे यहाँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। एक तो सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, दे आर कोप्लेनर, दे लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal are coplanar, they lie in the same plane। और दूसरा ये है sin I by sin R है, the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always constant। Sin of angle of incidence, sin of angle of refraction is always constant। और मैथमेटिकली वो जो कांस्टेंट है it is equal to, this constant is called as refractive index, is always constant, इसको refractive index बोलते हैं।
इसके और भी नाम है, इसको ही हम डिफाइन करेंगे, लेकिन सिंपली ये याद रखना है आपने, म्यू इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, इस लॉ को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, इतना आपने रिफ्रैक्शन पहले भी पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, इतना सा पहले भी पढ़ा है। चले अब हम बात करते हैं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिटेल में, कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। बेसिकली इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे हम। जब सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ, ये वही जो 10th में भी था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम which is represented by the letter C divided by speed of light in given medium which is V। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है, V उस मीडियम में लाइट की स्पीड है। हमेशा C जो है V से बड़ा होता है, जिसका मतलब है C by V जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is always greater than 1। किसी मीडियम में अगर लाइट की स्पीड पता करनी होगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पता करके C तो फिक्स्ड है, C डिवाइडेड बाय म्यू विल बी V। जैसे सिर्फ म्यू बोल रहे हैं तो मतलब वो अंडरस्टूड होना चाहिए बेटा कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे ये जो म्यू है ग्लास के लिए, दैट इज 3/2। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, दैट इज 1.5। या अगर वाटर के लिए बात करें, इट इज 4/3, दैट्स 1.33। तो अगर किसी मीडियम में V पता करना है, V विल बी इक्वल टू C बाय म्यू। जैसे अगर स्पीड लाइट की ग्लास में कितनी होगी, 3 × 10⁸ divided by 1.5। for glass blue is 1.5, it will be 2 × 10⁸ meter/second। ऐसे ही किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड पता करनी है, वो हमेशा C जो है उससे कम होगी, वैल्यू छोटी वैल्यू ही होगी। बेटा जो म्यू है C/V है,
C होता है न्यू लैम्डा, we also write like this. मीडियम चेंज होने से कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज होने, मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगी। देखो रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, मीडियम चेंजेस मतलब स्पीड चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, और जब स्पीड चेंज होती है वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंजेस, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सो व्हेनेवर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज बट द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। मतलब अगर एज ए वेव ट्रीट किया जाए, आल्दो अभी यहाँ रे ऑप्टिक्स में नेचर की बात नहीं करते, अगर एज ए वेव ट्रीट किया जाए, ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्रैक्टेड वेव होगी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी। तो वेवलेंथ की रेशो बेसिकली स्पीड की रेशो ही है। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। जब भी मीडियम चेंज होगा रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है, कितना होगा, साइन आई और साइन आर का रेशो वो डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, ठीक है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा रेशो उतनी ही बड़ी होगी। या ऐसे देखो, दूसरा जो है वो है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, relative refractive index. It is the ratio of speed of light in one medium divided by speed of light in the other medium. V1 by V2. Mu equals to V1 by V2. ठीक है, देखना μ21 बोलना है इसको। अब क्या इसको रीड करोगे, कैसे प्रोनाउंस करोगे, देखो इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट वो है जिसमें लाइट की स्पीड v1, सेकंड वो है जिसमें v2। ठीक है, आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, v1 by v2 into c by c, then it becomes c by v2 c by v1। कर सकते हैं, c by v अभी आपको बताया म्यू होता है, c by v2 होगा μ2, c by v1 होगा μ1। तो ये याद रखो μ21 इज इक्वल टू μ2 by μ1। तो बताओ व्हाट इज म्यू जी डब्ल्यू एंड व्हाट इज म्यू जी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू जी। म्यू जी डब्ल्यू देखो यहीं से, μ21 is μ2 by μ1, म्यू जी डब्ल्यू इज म्यू जी by म्यू डब्ल्यू। जब खाली म्यू जी लिखा है, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज 3 by 2, 4 by 3 absolute refractive index of water, so it becomes 9 by 8। 9 by 8 ही रहने देना। जब आप यहाँ W और यहाँ G लिखोगे, इसको प्रोनाउंस क्या करना है, इसको बोलना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। So that will be equal to absolute refractive index of water divided by absolute refractive index of glass,
तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 4/3, ग्लास का 3/2, तो इट बिकम्स 8/9। यहाँ से बेटा दो चीजें नोट करनी है आपने, दो चीजें समझनी है, दो चीजें याद रखनी है। आपको बताया कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा 1 से बड़ा है, ठीक है। जब न्यूमिनेटर में c होगा तो डिनोमिनेटर में c से बड़ी टर्म कोई नहीं होने वाली, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड लाइट की हो सकती है वैक्यूम में, किसी दूसरे मीडियम में तो कम ही होगी। लेकिन यहाँ जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 9/8 मतलब ग्रेटर देन 1, 8/9 मतलब लेस देन 1। सो इसका मतलब जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। Absolute refractive index is always greater than 1, but relative refractive index can be greater than or less than 1 depending on हमने किसको फर्स्ट मीडियम और किसको सेकेंड मीडियम बोला है। इसको वो क्या प्रोनाउंस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहाँ पर ग्लास इज मोर डेंसर, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर का 4/3 मतलब 1.3 है, so that is why it is greater than 1, यहाँ लेस। एक चीज तो ये है कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। और दूसरी चीज देखो, म्यू जी डब्ल्यू जो है वो है 9/8 और म्यू डब्ल्यू जी है, सो इसका मतलब ये हुआ इन जनरल हम ये बोल सकते हैं μ21 इज इक्वल टू 1/μ12। दूसरा बेटा हमारे पास एक, इसी को मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जिसका ये मतलब है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, लाइट के उस पाथ को रिवर्स किया जा सकता है। जैसे अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो एयर से वाटर में जाते हुए लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, जब लाइट वाटर से एयर में आएगी तो वो सेम स्पीड हो जाएगी उसकी, इट विल टेक द सेम पाथ, बिकॉज वन स्पीड मतलब द पाथ विल बी सेम। जैसे ये बाउंड्री है, ये इंसिडेंट रे किसी बाउंड्री पे फॉल करी और यहां से बेंड हो गई टुवर्ड्स अ नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां मान लो यहां हमने एक प्लेन मिरर रखा है और ये प्लेन मिरर इस तरीके से रखा है कि इस प्लेन मिरर के ऊपर लाइट नॉर्मली फॉल करी, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्शन हो गई, फिर से ये प्लेन मिरर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0। सो यहां से लाइट आई, इसके ऊपर फॉल, यहां से मीडियम चेंज हुआ, इसके ऊपर नॉर्मली फॉल करी, इट विल नाउ रिट्रेस द पाथ। तो यहां से सेम पाथ है, देखो सेम पाथ अगर रिट्रेस होगा तो यहां से यहां आने में फिर स्पीड बढ़ जाएगी, इट विल टेक द सेम पाथ। रेयर से डेंसर गई, अगर यहां से ये प्लेन मिरर की जगह कोई दूसरा मिरर होता तो इसके पैरेलल में आती लाइट, बट इसी के ऊपर आएगी, रिवर्स करेगी अपने पाथ को, अगर सेम पाथ के अलोंग रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ जिस पाथ के अलोंग गई उसी पाथ के अलोंग तभी आएगी अगर प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल। ठीक है, तो अगर मैं इस रेयर को 1 और इसको 2 बोलूं, तो ये नंबर मैटर नहीं करता है, तो बोलेंगे पहले केस में क्या हुआ, इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड रे डेंसर में है। और दूसरे में क्या हुआ, देखो अब यहां से लाइट आ रही तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, तो अब इंसिडेंट रे कहाँ है,
डेंसर में, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है, रेयरर में, रेयरर में। ठीक है, देखो जब रेयरर टू डेंसर जाती है, जब लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी μ21। आप इस μ21 या μ12 को भी कैसे याद रख सकते हो वो भी बता देता हूँ, स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करना। व्हेन इट इज रिटन μ21, ठीक है, फॉरगेट अबाउट कि डेंसर कौन सा है, रेयरर कौन सा है, कोई भी हो सकता है। आपने देखना है फर्स्ट मीडियम जिसको भी लिखा है, जो भी लिखा है ये 1, उसमें कौन सा एंगल बन रहा है। जब रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रही, तो रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन में फर्स्ट मीडियम में बन रहा है एंगल आई, सेकेंड मीडियम में बन रहा है एंगल आर, सो इट विल बी साइन आई बाय साइन आर। और जब डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन होगी, जब डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन होगी, अब μ12 बोल देते हैं। अच्छा, ये भी मैटर नहीं करता μ12 बोलना है, μ21 बोलना है, कुछ भी ऐसे बोल दो। 1 और 2 को अब चेंज नहीं करना। 1 में अब कौन सा एंगल बन रहा है, सेम, 2 में सेम, लेकिन अगर मैं 1 2 लिखूं, अब बोलो सेकेंड मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है। अब ये नहीं बोलना सेकेंड ये है, ठीक है। जैसे अगर ये एयर है और ये वाटर है, एक बार मैं यहां लिखूं वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर में बन रहा है आई, वाटर में बन रहा है आर। अब यहां मैं लिख रहा हूं एयर वाटर, आल्दो आपने 1 2 लिखना है। अब वाटर में क्या बन रहा है, वाटर में आर ही बन रहा है। सो आई राइट साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। सो दिस इज द थिंग, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। μ21 is sin i by sin r, μ12 is sin r by sin i। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, multiply 1 and 2, so we have μ21 into μ12 equal to sin i by sin r into sin r by sin i। ये कैंसल, तो वही चीज प्रूव हो गई अगर आप देखो तो। μ21 into μ12 equal to 1, जिसका मतलब है μ21 equals to 1 by μ12। ठीक है, जो अभी जस्ट हमने प्रूव भी किया इसको। तो ये स्नेल्स लॉ के बेसिस पे भी जस्टिफाई किया जा सकता है। बेटा कभी प्रैक्टिकल में, वाइवा में, या कहीं पे भी थ्योरेटिकली भी एक सिचुएशन ऐसी जब स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं होता, एक पर्टिकुलर केस व्हेन स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड, वो है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में the ray of light falls normally on the medium, on the boundary। और जब लाइट की रे नॉर्मली फॉल करेगी, it goes along the, there is no change in path, same path, I 0 R भी 0। तो यहां पर अगर हम मैथमेटिकली स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, then we see that mu equals to sin 0 by sin 0, which is not defined। न्यूमरेटर में भी 0 आ गया। अब 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 होता है, बट 2 डिवाइडेड बाय 0 थोड़ी ना 0 होता है, वो तो इन्फिनिटी होता है।
ठीक है, तो here Snell's law fails. Snell's law is not valid. Refraction through a glass slab. इसमें हम बात करेंगे लेटरल शिफ्ट की. सपोज ये ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है T. और यहां से एक रे ऑफ लाइट आई. अब उसी मीडियम में नहीं आएगी लाइट वापस. एक रे ऑफ लाइट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे. उसके बाद यहां पर फिर से मीडियम चेंज, ये लाइट बाहर आ गई. ऑफ कोर्स ये दोनों पैरेलल होंगी आपस में. क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि मीडियम सेम है. दिस इज एयर, ग्लास, एयर अगेन. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और यहां देखो ये भी R1, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं. देखो I और R सिर्फ नाम है, एक्चुअली एंगल की कुछ वैल्यू होगी 30, 45, 60, 15. Angle of incidence, angle of refraction. Now this is angle of incidence and this is angle of refraction. But ये incident ray है, जिसके लिए हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये बाहर आ गई फाइनली, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, इसलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस. कुछ नाम ले लो, चाहे ए या ऐसे ही O, B, C एंड D. OB जो है, OA लिख दो. OA इंसिडेंट रे है, AB रिफ्रैक्टेड रे, एंड BC इज एमर्जेंट रे, जो एमर्ज होके आई. अगर A पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, BC म्यू GA इज इक्वल टू, मतलब मैं इसको या तो देखो, जब भी ऐसा बोलेंगे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में. इसको आप खाली म्यू जी भी लिख सकते हो. अभी सिर्फ इनिशियली हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करना सीखेंगे, तो वी राइट फुल म्यू जी ए. सो कैसे होगा म्यू जी ए? एयर में कौन सा एंगल बन रहा है? आई, साइन आई, म्यू जी साइन R1. Say this is equation 1. At point B, अगेन अगर मैं यही चीज फाइंड करूं, म्यू जी ए सेम, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही फाइंड करना है. अभी देखो एयर में कौन सा एंगल बन रहा है? E. और ग्लास में दोनों को इक्वेट कर दो. जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे, म्यू जी ए साइन आई बाय साइन R1, साइन ई बाय साइन R2. साइन R1 कैंसल, साइन आई
इक्वल टू साइन ई, विच मीन्स दैट आई इज इक्वल टू ई। खत्म। एक तो ये सिंपल सा रिजल्ट याद रखना कि अगर लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से आई, कितने भी मीडियम हो, टुमारो विल टॉक अबाउट मल्टीपल मीडियम आल्सो, कितने भी मीडियम हो, जो ये एमर्जेंट रे होगी ये पैरेलल टू द इंसिडेंट रे होगी, दैट इज व्हाई दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, आई ऑलवेज ई। ठीक है, इसलिए जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की बात करेंगे इसको आई, इसको भी आई ही बोलेंगे, ई जो है उसको आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्योंकि वो बराबर होते हैं। बेटा अगर इस ग्लास स्लैब को हटा दिया जाए तो इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आ जाएगी, ये ओरिजिनल पार्ट है इंसिडेंट रे का, और हमारी जो एमर्जेंट रे है वो इसके पैरेलल है। अगर हम इन दोनों के यहां से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां एल, इस बी एल को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, मतलब ऐसे आनी थी लाइट बिना ग्लास स्लैब के, समझना ध्यान से, ऐसे शिफ्ट होगी। सो लेटरल मीन साइड वाइज, जो लाइट की रे ऐसे आने वाली थी ड्यू टू ग्लास स्लैब इट कम्स लाइक दिस। सो दिस इज साइड वाइज शिफ्टिंग, BL is called as lateral shift. यहाँ कुछ ट्राइंगल्स कंप्लीट कर रहे थे ज्योमेट्री देखने के लिए। ये जो ट्राइंगल है ABL, इस ट्राइंगल में देखो बेटा, ये R1 है तो ये होगा I माइनस R1, जिसको हमने डेल्टा 1 बोला था अभी। ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल यहाँ बना लो, A पॉइंट पे जो एंगल है वो है I माइनस R1, L पे ये 90 वाला है और ये B है। इन ट्राइंगल ABL व्हाट इज साइन ऑफ I माइनस R1? ये ऐसे देखो, हमने BL फाइंड करना है ना, व्हाट इज AL? AL नहीं, AB सॉरी, BL बाय AB किसके बराबर होगा? BL is lateral shift, साइन ऑफ I माइनस R, तो BL कितना हुआ? BL हुआ AB इंटू साइन ऑफ I माइनस R1। बेटा ये जो AB है ये लेंथ नहीं हमें पता, बट वी नो दिस लेंथ, ये कितनी है? ये तो थिकनेस है T। तो क्या हम इस AB को इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ दिस स्लैब एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो ये ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ABM, ABM, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, AM बाय AB इज इक्वल टू कॉस ऑफ R1। तो बेटा AB कितना हुआ? AM डिवाइडेड बाय कॉस R1, AM ही तो T है, सो कैन बी राइट AB इक्वल टू T बाय कॉस R1। जब आप यहां पुट कर दोगे BL विल बी इक्वल टू T बाय कॉस R1 इंटू साइन ऑफ I माइनस R1। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल शिफ्ट। तो ये एक्सप्रेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर हमें I पता हो, T पता हो, तो R1 तो पता चल ही जाएगा। कैसे? स्नेल लॉ से, म्यू गिवन होगा। अगर ग्लास है तो म्यू पता होगा हमें, म्यू की वैल्यू के बेसिस पे हम R निकाल लेंगे। ठीक है, म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R,
तो साइन आर निकलेगा, उससे आर निकलेगा, जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर, इससे पता चलेगा कि कितने सेंटीमीटर लाइट की रे शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम द इंसिडेंट रे। तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन, अगर लेटरल शिफ्ट को डिफाइन करना है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द emergent ray and the path of incident ray. emergent ray और incident ray का जो पाथ है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना करो, बाकी कल देखते हैं।